कि वेंट पे पेशेंट को कब डाला जाए और किस तरह की सिचुएशन में डाला जाए और उसको कब उतारने का मशवरा दिया जाए। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता था कि फेफड़ों के कैंसर का इलाज मुमकिन है या नहीं है? सर, मंकी पॉक्स का इलाज है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कब लगवाने चाहिए? जब आप मड़ा दर्द दे वसी लेता का उशी एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए या बाईपास कराना चाहिए? प्रोस्टेट के बढ़ने की क्या अलामात हैं? क्या दर्द की गोली के नुकसानात होते हैं? अगर लंग्स कोलैप्स कर जाएं तो उसका क्या हाल है? मोरों को इलाज जो है ऑपरेशन के बगैर भी कोई हल है इसका? बच्चों को इतनी गर्म दवाइयाँ देनी चाहिए या नहीं? क्या ये पोलियो के कतरे बार बार पिलाने की जरूरत है या एक दफा पिला दें उसके बाद जरूरत नहीं है? आपके इन सब सवालात के लिए हम लाए हैं तिब्बी टॉकीज। एक्सपर्ट डॉक्टर्स अपने तिब्बी तजुर्बात और तिब्बी मशवरे शेयर करेंगे ऑन तिब्बी टॉकीज, विच इज़ अ लाइव सेशन जो आप घर बैठ के आराम से देख सकते हैं और अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। So send in your questions on our social media pages. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू तिब्बी टॉकीज एपिसोड 3। मैं हूँ डॉक्टर सारा आलम, द को-फाउंडर ऑफ तिब्बी, एंड विद अस वी हैव हियर डॉक्टर सोमिया इक्तदार। उनकी मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। शी इज़ पार्ट ऑफ मैनी मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड्स एंड ऑल्सो designated as a master trainer of dengue infection for WHO and Government of Punjab. She is associate professor medicine at King Edward Medical University, Mayo Hospital. Thank you so much, Dr. Somia, for taking our time and being with us. डॉक्टर सोमिया, आज का मकसद ये था कि हम कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बात करें जो हॉट टॉपिक्स हैं आजकल। सो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या मंकी पॉक्स पाकिस्तान में आ चुका है? और लोग ये कहते हैं कि खौफ की वजह से मे भी नहीं बता रहे कि मंकी पॉक्स आ चुका है। ओके, थैंक यू सारा। आई थिंक अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, बिकॉज आजकल हर तरफ लोग पैनिक कर रहे हैं। जिसको भी फीवर या रैश डेवलप होता है वो एट्रीब्यूट करता है इसको मंकी पॉक्स से, विच इज़ अ न्यू वायरस। नॉट अ न्यू रियली, इट वॉज प्रेजेंट इन अफ्रीका, बट अब इसके केसेस में सर्ज देखी गई है। सो टू डेट पाकिस्तान में कोई भी मंकी पॉक्स का केस कन्फर्म्ड नहीं है। एंड आई एम पार्ट ऑफ द टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ वर्किंग ऑन डेंगू एंड कोविड एंड मंकी पॉक्स। सो मंकी पॉक्स के फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स जो वर्ल्ड ग्लोबली हैं वो भी शेयर हो रहे होते हैं, और जिसकी जितने भी सस्पेक्टेड या प्रॉबेबल केसेस ऑल ओवर पाकिस्तान डैशबोर्ड पे एंटर होते हैं वो भी हम रिव्यू कर रहे होते हैं। सो अभी तक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मंकी पॉक्स इज़ नॉट हियर। और लोग कंफ्यूज करते हैं बाकी रैशेस से, बिकॉज बहुत सारी वायरल डिजीज़ जो हैं आपको पता है रैश से प्रेजेंट करती हैं, लाइक चिकन पॉक्स, और स्किन के कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पैम्फिगस है, हर्पीज है। सो दे ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सिमिलर फैशन। So, अभी तक नहीं है। अच्छा, this is really great to know actually. And आपने जैसे chicken pox mention किया, so is it similar to chicken pox, smallpox? Is monkey pox from the same family of viruses? Chicken pox is a different family, वो varicella zoster virus से होता है, but smallpox is the same family. Smallpox and monkeypox are very similar to each other. They both are from the pox family of viruses. So they resemble each other, और इसीलिए जो smallpox की vaccination है जो कि 1980 से पहले रेगुलरली लोगों को दी भी जा रही थी, लेकिन उसके बाद smallpox eradicate हो गई थी, वो 85% तक monkeypox से आपको प्रोटेक्ट भी करती है। So that's a good news for elder people कि जिन लोगों को ऑलरेडी वैक्सीनेशन हुई है, they have less chances of getting the monkeypox infection. So ये जो वैक्सीन है, क्या इन द कमिंग डेज या मंथ्स ये हमें देखने को मिलेगा कि कोविड की तरह सबको ये वैक्सीन लग रही होगी जैसे कोविड में वैक्सीन लग रही थी? देखिए, कोविड से इट्स अ लिटिल डिफरेंट। मंकी पॉक्स का जो ट्रांसमिशन रेट है वो उतना रैपिड नहीं है जितना कोविड का था, एंड इट्स नॉट अ पेंडेमिक। इसके अभी भी ओकेजनल केसेस जो है वो आ रहे हैं दुनिया में, एंड देयर आर अराउंड 700 केसेस एट द मोमेंट वर्ल्ड वाइड। जबकि कोविड जो है वो बड़ी रैपिडली ट्रांसमिसिबल था, एंड इट वाज अ पैंडेमिक। पैंडेमिक मीनिंग कि दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज इसके साथ, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड वाज अफेक्टेड। सो आई डोंट थिंक कि मैस वैक्सीनेशन इज़ रिक्वायर्ड। इसमें सिलेक्टिव ग्रुप को वैक्सीनेशन की जाती है, वो भी उन कंट्रीज़ में जिनका या तो एक्सपोजर है या पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ मंकी पॉक्स पेशेंट्स, या लैब पर्सोनल्स यू आर एक्चुअली वर्किंग विद द वायरसेस, जो वायरल कल्चर कर रहे होते हैं या वायरसेस को PCR पे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बिकॉज उनका एक्सपोजर होता है, या उन लोगों को जो वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स या मंकी पॉक्स की भी अब अवेलेबल है उसके अंदर इन्वॉल्व है। अदरवाइज मैस वैक्सीनेशन अभी रिकमेंडेड नहीं है।
एंड हाउ डेंजरस इज मंकी पॉक्स, कितनी खतरनाक है? ओके, सो मंकी पॉक्स हैज 2 स्ट्रेन्स। एक इसका वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन है और एक इसका सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन है जो कॉन्गो से बेस्ड है, और इनकी वेरिएबल फर्टिलिटी रेट्स है। तो द फर्टिलिटी रेट यानी कि जो जिनकी वजह से मंकी पॉक्स की वजह से जो लोग मर जाते हैं उनका जो रेट है वो इट इज़ बिटवीन 3 to 10%. Okay. which is not very high for a viral disease. Usually it's a mild self-limiting disease, लेकिन इसकी एक वो जो disfiguring है कि मुंह पे बहुत रैश और जिस्म पे बहुत रैश, and it takes scary and it takes about 3 to 4 weeks for the person to recover and become non-infectious. Because जब तक रैश होता है इंसान infectious होता है, ये जो lesions हैं इनके ऊपर जब तक स्कैब आके फॉल ऑफ नहीं हो जाता आप इन्फेक्टिव स्टेज में होते हैं और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स नॉट वेरी लीथल और बहुत सीवियर डिजीज नहीं करता, माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग डिजीज करता है, लेकिन इसका खौफ ज़रा ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आप क्या बताएंगे हमें कि कोई हिफाजती तदाबीर जो हमारी गवर्नमेंट ले रही है, कुछ ऐसी सर्वेलेंस कोई प्रोटोकॉल है जो हमारी गवर्नमेंट ले रही हो? जी, whenever there is a pandemic, epidemic anywhere in the world, तो obviously जो country के health system है और surveillance system है वो activate हो जाते हैं, especially क्योंकि world is a global village and people are traveling from one part of the world to the another. So हम ये तो नहीं कह सकते कि monkey pox कभी नहीं आएगा या chance नहीं है पाकिस्तान में आने का। There's always a chance because people are traveling from one place to another and they can be exposed. Different airports पे connecting flights होती हैं, वो आपस में intermingle करते हैं and they can carry the infection. So इसीलिए जो first step लिया जाता है वो हमारे जितने भी वर्ल्ड के एंट्री पॉइंट्स होते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर उन पे सर्वेलेंस का होता है, जिसमें एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, बॉर्डर्स जो है जिस पे आप बाय रोड क्रॉस करते हैं, इनके ऊपर सर्वेलेंस स्पॉट्स बना दिए जाते हैं। तो एनी पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम दोज एरियाज वेयर मंकी पॉक्स आर रिपोर्टेड, उनकी सर्वेलेंस की जाती है, ट्रैवल हिस्ट्री रिकॉर्ड की जाती है, फीवर चेक किया जाता है, रैश के लिए देखा जाता है। एंड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल लोगों को क्या करना चाहिए जो ट्रैवल कर रहे हो? ओके, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल दिस वायरस एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि इसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या है। सो देयर आर 3 बेसिक मोड ऑफ स्प्रेड्स। फर्स्ट इज कि आपको अगर इन्फेक्शन की वजह से ब्लिस्टर्स बने हुए हैं या पस्टूल्स हैं या रैश है, इफ समबडी कम्स इन कांटेक्ट विद दैट रैश, तो वो जो सिक्रीशंस हैं उस रैश की अगर वो आपकी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू आपके जिस्म में चले जाएं देन यू कैन बिकम इन्फेक्टेड। सो यू हैव टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पीपल एंड अवॉइड टचिंग अननेसेसरी प्लेसेस। सेकेंड इज द contact with things which are soiled with these secretions, like clothing, linen, जहाँ बैठे हुए हैं, अगर जैसे हाथ रखा हुआ है उसके ऊपर अगर secretions लग गई हैं, या जो कपड़े पहने हुए हैं, या अगर कोई utensils यूज़ किए हैं वो, so sharing of चीज़ों को avoid कीजिए। And the third is the droplet infection या respiratory mode के सांस के ज़रिए एक से दूसरे। लेकिन again then COVID में हमें बहुत फास्ट, बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है तो फॉरन से दूसरे को कैच करता है, बट इसमें आपको लंबा और वेरी क्लोज एक्सपोजर चाहिए होता है। सो यूजुअली वो लोग आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, हु आर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ देयर अटेंडेंट्स और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विदाउट अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ओनली दे आर एट रिस्क। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो एक तो आप कोशिश करें कि लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क का इस्तेमाल करें, और तीसरी बात कि बार बार हाथों को धो लें, बिकॉज हैंड्स जो है वो सबसे ज़्यादा जर्म्स इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से लेके आपको म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू आपकी बॉडी में जाए। डॉक्टर सोमी, ये तो आपने ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात की। अब जैसे मंकी पॉक्स का सुनने को मिलता है कि एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन है। सो पीपल हु हैव पेट्स, जिनके घरों में डॉग्स हैं या बिल्लियाँ हैं, उनके लिए शुड दे बी वरीड? Okay, so monkeypox is a zoonotic disease. Zoonotic we call कि जब एक animal से एक human में कोई disease transmit करती है, but at this point in time it is human to human transmission. Okay. So ये animal से humans में आ चुकी है, but अब human to human हो रही है। और इसके जो host हैं which can harbor these virus are very specific. उसमें कुछ monkeys की किस्म हैं, कुछ squirrels हैं और कुछ mouse हैं। So जो usual pet animals होते हैं they are usually not responsible for transmission of the disease. So you don't need to worry. बट ज़रूर फिर भी उनकी वैक्सीनेशन जो रूटीन की है वो ज़रूर करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर डिजीजेस व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम पेट्स। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इज देयर एनी, किसी ने हमें सवाल भेजा था कि गर्मी में मंकी पॉक्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। कोई सीजनल वेरिएशन देखी नहीं जाती वायरल इन्फेक्शंस में। कोविड में भी आपको याद है लोगों ने कहा कि ये फ्लू है तो ये सर्दियों में आएगा और गर्मियों में चला जाएगा। सो टेम्परेचर रिलेटेड नहीं होता, बट गर्मियों के मौसम में क्योंकि रैश
और वायरल इन्फेक्शंस वैसे जनरली ज़्यादा होती हैं, तो लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि शायद ये गर्मियों की डिजीज़ है. बट यू नो दैट इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट्स समर एट वन टाइम एंड विंटर एट द अदर टाइम, सो यू यूजुअली कांट कोरिलेट इट विद द सीजन एंड टेम्परेचर. ट्रू. डॉक्टर सोमिया, आपने मेंशन किया कोविड का. इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन कोविड एंड मंकी पॉक्स? क्योंकि देखने में आ रहा है कि अमेरिका वगैरह में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ रहे हैं. Okay, actually there's no correlation identified till now, but since both of them are new for us, yes. COVID तो completely new virus था, but this is an old virus in a newer form coming to us without a travel contact history. So it's very difficult to say at this point in time if there is a correlation, but they are two different viruses belonging to two different families of viruses. So I don't think there is a correlation between them. Right. आई थिंक डॉक्टर सोमिया, हम थोड़ा सा कोविड के बारे में भी पूछना चाह रहे हैं. काफ़ी लोग को ये लग रहा है कि कोविड पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है. सिंस यू आर सिटिंग इन द लार्जेस्ट टर्जियरी केयर हॉस्पिटल इन लाहौर, आप ज़रा बताएं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है कोविड? देखिए, कोविड ख़त्म तो नहीं हुआ और ना ही कोविड ख़त्म होगा. अगर आप समझते हैं कि कोविड इज़ गोइंग टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड लाइक स्मॉल पॉक्स वी यूज्ड टू से, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज़ अ वायरस विच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजिशन ऑफ इसकी जो जीन्स है उनमें म्यूटेशन आती रहती है, एंड इट कम्स इन वन वेरिएंट और अनदर. सो पहले आपने देखा अल्फा, बीटा, देन गैमा, डेल्टा, देन यू नो ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात हमने की. सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, लिटिल शिफ्ट्स और ड्रिफ्ट्स होती रहती हैं वायरस में, एंड इट कीप्स ऑन कमिंग. सो कोविड खत्म तो नहीं हुआ. वी स्टिल हैव 3 पेशेंट्स ऑफ कोविड एडमिटेड इन आवर हॉस्पिटल. Okay. So it's not gone, but the severity of the disease or the burden of the disease has definitely come to a halt. और उस तरह हमारे पास नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़ रहे. इसकी बहुत सारी वजूहात हैं. एक तो ये भी है कि बहुत सारे लोग इम्यून हो गए हैं, फिर बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन की वजह से प्रोटेक्टेड हैं. तीसरा, जो सेवेरिटी या लिथैलिटी ऑफ द डिजीज़ थी वो भी विद टाइम जो है वो कम होती जाती है वायरसेस के अंदर. सो कोविड इज़ नॉट अलार्मिंग एट द सिचुएशन, बट एट द सेम टाइम आई वुड नॉट से कि आप कंप्लेसेंट हो जाएं और आप बिल्कुल ख्याल करना छोड़ दें. यू वुड सी कि हम लोग अभी भी हॉस्पिटल में मास्क पहनते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर इन अप्रोचिंग पेशेंट्स, तो हम बहुत केयरफुल होते हैं. एंड ये दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस. ये ऐसा नहीं है कि अब हमने एहतियात छोड़ देनी है एंड एवरीथिंग इज़ ओपन टू वर्क एंड आपकी सब जगह भी खुल गई हैं तो आपने एहतियात आपने अभी भी करनी है. डॉक्टर सोमिया, शुड वी स्टिल बी गेटिंग बूस्टर डोजेज ऑफ द वैक्सीन, और कितनी देर बाद वापस हमें रीवैक्सीनेट करवाना चाहिए? इज दैट एडवाइस? देखिए, बूस्टर डोजेज अभी तक तो लग सकते हैं. जिन लोगों को कंप्लीट कोर्स हुआ है और बूस्टर डोज लगी हुई है, एट दिस पॉइंट इन टाइम दे डोंट नीड एन एक्स्ट्रा booster dose because there is no increase in number of cases reported in our country. But again, this is a very fluid situation. If the cases start rising again, or if there is a change in the variant, we might need a booster dose. Like, I think for a year or so we are protected. Okay. हमारे पास एक सवाल आया हुआ था कि जो नया वेरिएंट है, लोग ये समझ रहे हैं कि सिम्टम्स आ जाते हैं कोविड के, लेकिन टेस्ट पे नेगेटिव आई जा रहा होता है. सो इज देयर समथिंग कि जो नया वेरिएंट है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा PCR टेस्टिंग पे? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है. अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और आपका PCR पॉजिटिव नहीं आ रहा, फिर भी आपने एहतियात करनी है. इसलिए क्योंकि पुराना वेरिएंट हो या नया वेरिएंट हो, PCR is a sample dependent test. अगर आपका सैंपल उस एरिया में जाके जहाँ वायरस ग्रो कर रहा है आपके पीछे नेसोफेरिंक्स में, वो एरिया पिक करके वायरस को आइडेंटिफाई कर सकता है, then only you are PCR positive. If your sampling technique is not right or you have become उस वक्त तक वायरस आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो गया और आप रिकवरी फेज के अंदर चले गए हैं, तो कई दफ़ा PCR पॉजिटिव नहीं भी आता. और सिंगल PCR नेगेटिव विद सिम्टम्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड. आपको एहतियात फिर भी वही करनी है और अपने आप को आइसोलेट करना है. बिल्कुल. एंड मैम, जैसे कोविड में बुखार होता है, फिर आजकल डेंगू के भी केसेस स्प्राउट कर रहे होंगे. सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कोविड फ्रॉम डेंगू एंड देन ऑल्सो मलेरिया, कि इनके बुखार में कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ओके, सो डेंगू जो फीवर है उसमें मैं आई deal with a lot of dengue patients and I ask people कि ये कैसा बुखार है. तो एक डिस्क्रिप्शन जो पेशेंट्स मुझे देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बहुत दफ़ा ज़िंदगी में बुखार हुआ है, बट दिस इज़ द वर्स्ट फीवर ऑफ आवर लाइफ. सो डेंगू का बुखार इतना शदीद बुखार होता है, 103, 104 इवन हायर टेम्परेचर, और उसके साथ सिवियर बॉडी एक्स एंड पेन्स होती है.
रीट्रोऑर्बिटल आंखों के पीछे पेन इसका एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जॉइंट पेन्स हैं, मसल पेन्स हैं, और मरीज को लगता है कि जैसे उसको किसी ने डंडों से मारा हुआ है। सो यू नो इट्स very disturbing fever. COVID on the other hand presents to you with fever with respiratory symptoms. डेंगू में यूजुअली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं होते, माइल्ड फ्लू कुछ केसेस में आता है बट दैट्स नेग्लिजिबल नंबर। डेंगू में यूजुअली आपको सिवियर बॉडी एक्स एंड पेन्स विदाउट अ फोकस ऑफ फीवर मिलते हैं। कोविड के अंदर आपको फोकस ऑफ फीवर रेस्पिरेटरी, या क्योंकि कोविड के जो वायरस है वो आपके एब्डोमिनल सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट करता है, तो पेशेंट्स को एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट, नोजिया, डायरिया एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लाइक कॉफ, फ्लू, सोर थ्रोट और फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसके साथ। सो इट्स अ लिटिल डिफरेंट प्रेजेंटेशन वाइज। ऑन दी अदर हैंड मलेरिया आपका बहुत साइक्लिकल पैटर्न के साथ फीवर प्रेजेंट करता है। सो वो फीवर साइक्लिकल पैटर्न में आएगा। डेंगू का फीवर यूजुअली सेडल शिफ्ट फीवर इसे हम कहते हैं कि आपको 3-4 दिन बहुत तेज़ कॉन्टिन्यूस फीवर रहता है, फिर 1-2 दिन के लिए फीवर सेटल डाउन करता है और फिर एकदम से दोबारा फीवर होता है। तो इट्स अ बाय मोडल पैटर्न ऑफ अ फीवर। हाँ, और जो कोविड है उसमें फीवर इज प्रेजेंट बट इट इज़ यूजुअली नॉट वेरी हाई ग्रेड, इट्स अराउंड 100 to 101 2। और लेकिन जब पेशेंट साइटोकाइन स्टॉर्म में या सिवियर डिजीज में जाते हैं तो कई दफ़ा फीवर स्पाइकिंग भी आते हैं। Right, okay. That's a very nice way to sort of summarize it. और डॉक्टर सोमी, कुछ ऐसे भी हमारे पास सवाल आए हैं कि क्या डेंगू सिर्फ बरसात के मौसम में होता है? Okay, so dengue is also endemic in Pakistan. By endemic I mean कि ये सारा साल यहाँ पे रहता है, लेकिन इसकी जो सर्ज है या जो जिसे हम कहते हैं कि डेंगू सीजन है, that is correlated with rains. रेन से इसलिए कोरिलेटेड है बिकॉज ह्यूमिड हो जाता है और टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। और ये वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है विच आर फेवरेबल फॉर मॉस्किटो ब्रीडिंग। एट वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड एट वेरी लो टेम्परेचर्स मॉस्किटोज यूजुअली डू नॉट सर्वाइव। सो आपने देखा है कि बरसात के मौसम में मच्छर ज़्यादा आपको नजर आते हैं, एंड मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस टू ह्यूमन्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो मच्छर जिस मौसम में ज़्यादा है वो ऑब्वियसली बरसात का मौसम है, क्योंकि पानी इकट्ठा होता है और जो पानी है दैट इज़ द हॉट स्पॉट, दैट इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटोज। और फिर क्योंकि टेम्परेचर ज़रा कम हो जाता है बारिश की वजह से, उतना स्पाइकिंग टेम्परेचर 40s में नहीं हमारे पास आता, सो इट्स अराउंड 25 to 35 के अराउंड, और टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी हवा में ज़्यादा है। सो दिस इज़ द आइडियल ब्रीडिंग सीजन फॉर मॉस्किटो। और फिर जितने मॉस्किटोज बढ़ते हैं ऑब्वियसली फिर वायरस के फैलने के चांस बढ़ते हैं। सो डेंगू हैज़ टू पीक सीजन्स इन आवर कंट्री। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, एक मौसम होता है जो हमारा स्प्रिंग सीजन होता है, जिसे हम मार्च अप्रैल का मौसम कहते हैं, जिसमें मौसम अच्छा और प्लेजेंट होता है, लेकिन यू हैव टू बी विजिलेंट एंड दैट। और सेकेंड होता है हमारा पोस्ट मानसून पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम एंड ऑफ ऑगस्ट टिल September, October. Right. So these are the 2 dengue seasons, if you can call them. बिल्कुल। And what should one do अगर कोई मच्छर काट जाए? So what should one do कि डेंगू ना होए? There's nothing like that which you can do because you can't identify कि इस मॉस्किटो में वायरस था या नहीं था। So important बात ये है कि मच्छर को काटने से बचाना है। So for that आप अपने आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, कवर्ड क्लोथिंग यूज़ कर सकते हैं। डॉन और डस्क के टाइम पे ये मच्छर बहुत एक्टिव होते हैं बिकॉज ये फीडिंग के लिए फिर रहे होते हैं। सो उस टाइम अगर स्पेशली आप वॉक करने जाते हैं, या आजकल छुट्टियाँ बच्चों की, बच्चे स्विमिंग के लिए जाते हैं या कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए या आउटडोर फुटबॉल खेलने जाते हैं, तो कोशिश करें कि उनको कवर्ड रखें और मॉस्किटो रिपेलेंट्स एक्सपोज एरिया पे लगाएं। घरों में मैट्स का, कॉइल्स का यूज़ कर सकते हैं। अपनी खिड़कियों को स्क्रीन करके रखें। अगर बाहर सोते हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। सो आप उससे पहले ही एहतियात कर सकते हैं। सो वंस इट बाइट्स यू एंड इट एंटर्स योर बॉडी, देयर इज नो वे टू स्टॉप इट इफ यू आर बिटन बाय अ मॉस्किटो हु इज इन्फेक्टेड। एंड इफ यू हैव डेंगू वंस, क्या वापस डेंगू होने के का डर है? बिल्कुल है, इसलिए बिकॉज डेंगू हैज़ 4 डिफरेंट सीरोटाइप्स, डेंगू डेन 1, 2, 3 and 4। और जो एक टाइप का वायरस है वो आपको एक उसी टाइप से प्रोटेक्टिव करता है, यानी कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज बनते हैं जो कि विच सेव यू फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं आपके अगेंस्ट, दे आर वायरस स्पेसिफिक। सो जिस टाइप का वायरस काटा है, सो देयर आर स्टिल 3 chances of you getting an infection.
सो बट शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन नहीं होती, कि ऐसे नहीं है कि आज आपको डेंगू हुआ है तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दोबारा डेंगू हो जाएगा। 3 to 6 months की प्रोटेक्शन होती है बिकॉज एंटीबॉडीज के टाइटर्स बॉडी में हाई होते हैं, बट देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग अ सेकेंडरी अटैक विद अ डिफरेंट इफ यू आर बिटन बाय अ डिफरेंट सीरोटाइप। So is there no vaccination for dengue? वेल वैक्सीनेशन डेंगू की कुछ साल पहले एक अप्रूव हुई थी बाय द नेम डेंगवेक्सिया, बट इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड स्कोप, क्योंकि जो उसकी अप्रूवल है वो बड़ी कंडीशनल सी है फॉर अ स्मॉल सेट ऑफ पीपल। उसमें एज की भी लिमिटेशन है और कुछ उन लोगों को, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप को ही लगा सकते हैं। सो इट्स नॉट वाइडली यूज्ड एज अ मैस वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट। पर अब बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज, रादर 2 or 3 companies are in the last stages of launching their vaccine. So I'm hopeful by the end of this year or start of early next year we will be having 1 or 2 vaccines for dengue. But how they work, let's hope for the best. बिल्कुल बिल्कुल जी। We have another question कि डेंगू होने की सूरत में प्लेटलेट्स कब लगवानी चाहिए? Okay, so बहुत important question. Somehow the other हमने इसको एक प्लेटलेट की बीमारी बना दिया है, एंड पीपल वंस डेंगू वो अपनी रिपोर्ट पे भी सिर्फ प्लेटलेट देख रहे होते हैं और डर भी यही होता है कि अब खून लगेगा और खून में भी प्लेटलेट्स लगेंगे। सो डेंगू इज नॉट अ प्लेटलेट डिसऑर्डर। दिस आई वांट टू कन्वे फ्रॉम योर फोरम कि इसको प्लेटलेट्स के साथ एसोसिएट ना करें। बहुत सारी वायरल डिजीजेज हैं जिनके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस के अंदर प्लेटलेट कम हो जाते हैं, कोविड में प्लेटलेट कम हो जाते हैं, डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट की अपनी भी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम होने लग जाते हैं। सो डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स कम तो ज़रूर होते हैं, बट ये एक ट्रांजिएंट फेज होता है जो कि रिकवर कर जाते हैं एज द वायरस is shed off from your body. जैसे जैसे वायरस चला जाता है, बोन मैरो अपना फंक्शन रिकवर कर लेती है एंड प्लेटलेट्स स्टार्ट कमिंग इन योर ब्लड स्ट्रीम अगेन। सो यू डोंट नीड टू ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स इन डेंगू पेशेंट्स। देयर आर वेरी few indications of giving a platelet to a dengue patient. Even if आपके प्लेटलेट्स 30,000 से कम हैं, 10,000 से कम है, even then sometimes you don't need a platelet transfusion. We've seen patients having 0 platelet count. Zero. Wow. And we did not transfuse them platelets. And they were fine. Yes. Sometimes we do need to give blood, and sometimes we do need to give platelets as well. But that decision has to be with the doctor, treating physician, not with the patient कि जी अब इतने हो गए हैं मुझे लगा दें, बिकॉज जो प्लेटलेट्स आप बाहर से देते हैं वो भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इट्स नॉट दैट कि अगर आपने प्लेटलेट्स लगा दिए तो एकदम प्लेटलेट बढ़ जाएंगे एंड यू विल बी फाइन। यू आर नॉट ट्रीटिंग प्लेटलेट्स इन दीज पेशेंट। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ डायनामिक treatment which you offer in a dengue patient, and it should be in a hospital setting by a trained physician. बिल्कुल। और काफ़ी घरों में देखा जा रहा था कि people thought कि अच्छा प्लेटलेट्स नेचुरली हम लोग किसी तरह इंक्रीज कर लें, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट पी के, जूसेस पी के। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ओके, देखिए जब भी हमारे पास कोई डिजीज आती है, एंड स्पेशली अ डिजीज व्हिच इज न्यू, इट कम्स अलोंग विद सम मिथ्स। और ये जो टोटके हमारे घर के ये पुरानी दादियों और बूढ़े लोगों से चल रहे हैं, एंड देन दे पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड नाउ ग्लोबली एज वेल। ये जो पपाया लीफ वाली मिथ है, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट्स इन इंडिया, इट्स इन श्रीलंका, इट्स इन थाईलैंड। आई ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ डेंगू, एंड आई हैव सीन कि वहाँ भी इस किस्म के हैं चीज़ें जी। तो कुछ तेल हैं, कुछ पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट हैं, फिर पोमेग्रेनेट का जूस है, एप्पल जूस विद लेमन के ड्रॉप्स डाल के, वो भी बहुत मिथ चलती है। सो पपाया के अंदर नेचुरली एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि बोन मैरो को बूस्ट करता है और प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। दिस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन लिटरेचर इन सेवरल साइंटिफिक पब्लिकेशंस, और ये कैंसर के लिए पहले हम यूज़ करते थे बिकॉज कैंसर थेरेपी में आपको पता है कई दफ़ा बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है। बट देयर इज़ नो रोल ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेटलेट काउंट्स इन डेंगू मैनेजमेंट पर से। सो अगर आपको लगता है कि प्लेटलेट्स बढ़ाने से डेंगू का इलाज हो जाएगा तो दिस इज अ फॉल्स इंप्रेशन। सेकेंडली, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट वैसे भी इतने प्लेटलेट्स नहीं बढ़ाती कि आप सिर्फ पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट ही लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सो इट इज द नेचुरल रिकवरी फेज ऑफ द बोन मैरो। आप पपाया लीफ दे रहे हैं लेकिन इधर से बोन मैरो भी अपना काम कर रही है और प्लेटलेट काउंट बढ़ रहा है, सो वो सारा क्रेडिट बजाय पपाया लीफ को चला जाता है, और जो बॉडी अपने तौर पर कंपनसेट कर रही होती है फॉर द लेस प्लेटलेट काउंट उसको इग्नोर कर देते हैं। सो पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट को डिस्करेज कीजिए। इट्स नॉट अ साइंटिफिक वे टू ट्रीट डेंगू, और इट इज़ अगर आपने कभी किसी ने खाया हो या चखा हो या पिया हो तो इट्स वेरी बिटर, और इसको खाना बड़ा प्रॉब्लम है, मुश्किल है, और ये गेस्ट्राइटिस करता है। और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स वॉमिटिंग के साथ आते हैं, एंड देन इफ ऑन टॉप ऑफ डेंगू यू हैव वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन, द केस गेट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट फॉर
पेशेंट मैनेज। और फिर ये जो अनार का जूस पीना शुरू हो जाते हैं, सो पपाया भी लिया, फिर अनार का जूस भी लिया, फिर वॉमिटिंग हुई और लाल रंग की उल्टी आई। सो देन दे थिंक कि ये जी मुझे खून आ गया उल्टी में। सो डॉक्टर भी कंफ्यूज, पेशेंट भी कंफ्यूज और एक और पैनिक की सिचुएशन। सो आई टेल पीपल कि अवॉइड रेड कलर्ड जूसेस, उसमें जितने भी लाल शरबत हैं और या लाल जूसेस हैं उनको अवॉइड करें, और पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट को अवॉइड करें, और किसी सर्टिफाइड मुस्तनद डॉक्टर से डेंगू के लिए रब्ता करें ताकि वो आपको बेहतर गाइड कर सकें। आई थिंक दैट्स बहुत ही इंसाइटफुल बातें थी। आपने अभी गैस्ट्राइटिस का भी मेंशन किया। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है और आई थिंक इतनी गर्मी में खाना भी बासी हो जाता है, तो आजकल काफ़ी ज़्यादा हैज़ा, गैस्ट्रो, डायरिया देखने को मिलता है। तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बताएं कि क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं हमेशा एक टर्म यूज़ करती हूँ विच इज़ वॉश। वॉश इज़ W इज़ फॉर वाटर, S फॉर सैनिटेशन एंड H फॉर हाइजीन। सो वॉश इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड टर्म जो कि यूनिसेफ, WHO सब यूज़ करते हैं। सो वाटर की और वाटर की जो सप्लाई है उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। सो आप अगर किसी पब्लिक प्लेस से पानी पी रहे हैं तो मेक श्योर कि उसके साथ फ़िल्टर लगा हो। घर में जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उबाल के पीजिए, बिकॉज बॉइलिंग से आप बहुत सारे जो वायरस और बैक्टीरिया है उनको किल कर देते हैं। ठीक है, सो पानी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज़ द सैनिटेशन। सो सैनिटेशन जो है वो आपकी वॉशरूम से होती है। सो आपके वॉशरूम का साफ होना, आपकी जो गटर से लाइन है उसका ख्याल रखना कि उसमें कोई मिक्सिंग तो नहीं हो रही है, और वॉशरूम के बाद हाथों को धोना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज़ योर हाइजीन। हाइजीन इज़ योर पर्सनल हाइजीन, उसमें फूड हाइजीन भी है और पर्सनल हाइजीन भी है। सो हाइजीन के लिए ये कि वही खाना खाने से पहले आपने हाथों को अच्छी तरह धोना है। खाना आपको पता हो कि हाइजीनिकली कुक्ड है, वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब वो आपकी आंखों के सामने आपके घर में बना है। यू आर नॉट श्योर कि जो खाना आप बाजार से ला रहे हैं वो किस तरह और किस हाइजीनिक कंडीशंस में बना हुआ है। सो बरसात के मौसम में स्पेसिफिकली क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे मैंने बताया वायरसेस के लिए, मॉस्किटो के लिए बेहतर होता है, तो बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बरसात का मौसम है उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रो करने के। सो बाहर के खाने को अवॉइड कीजिए। बिल्कुल। गर्मी का मौसम है तो हम हर वक्त कुकिंग के लिए अपने आप को इंगेज नहीं करना चाहते हैं। समटाइम्स यू कुक एंड स्टोर इट इन द फ्रिज और फ्रीजर। लाइट भी बहुत जा रही है आपको पता है, सो यू मेक श्योर कि व्हेन एवर यू टेक फूड जिसको आपको रीहीट करने की ज़रूरत है तो प्रॉपरली रीहीट हो, और वो आप चख लें एक दफ़ा और उसको स्मेल कर लें। द फूड टेल्स यू इफ़ इट इज़ स्टेल और इफ़ इट इज़ फ्रेश। एंड थर्डली, अगर आप जब कुक कर रहे हैं तो मेक श्योर कि फूड अंडर कुक्ड ना हो, उसको प्रॉपरली कुक करें, उसको उबाला जिसे कहते हैं कि हम सालन में आ जाए तो उस वक्त करें, बिकॉज ये आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। सो दिस इज़ अबाउट गैस्ट्रो। और दूसरा कि बाहर के खाने को अवॉइड करें। अभी कुछ कॉलरा के केसेस भी हमारे पास कंफर्म हुए हैं। कॉलरा इज़ अगेन अ वेरी बैड बैक्टीरिया टू हैव, जो कि राइस वाटर स्टूल्स करता है। सो इट इज़ ऑल्सो थ्रू ओरोफिकल रूट, और पानी के ज़रिए, आलूदा पानी के ज़रिए। तो आप कोशिश करें कि खाना जो है वो घर पे इस्तेमाल करें, पानी को उबाल के पिएं और हाथों की सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोमिया, इतनी आपने इंफॉर्मेटिव बातें बताई, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को ये सारी इंफॉर्मेटिव बातें अच्छी लगी होंगी और वो आइडेंटिफाई कर सकते होंगे सिम्टम्स, ताकि बर वक्त तशखीस हो सके बीमारियों की। आज के लिए हमारा यही था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।